भूकंप का सीधा सा मतलब होता है भूस्तर में होने वाली हलचल। भूस्तर में जो हलचल होती है इसी का नाम होता है भूकंप। या भूस्तर में होने वाले कंपन को भूकंप कहा जाता है। भूकंप मापने का जो पैमाना होता है वो होता है या तो भूकंप मापी से मापा जाता है या फिर इसको बोलते हैं रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना बोलते हैं। भूकंप आने का सीधा सा मतलब है जो विवर्तनिक शक्तियां होती हैं या विवर्तनिक प्लेटें होती हैं वो प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसकी उन प्लेटों में हलचल होता है और उन प्लेटों में हलचल होने के कारण भूस्तर में जो कंपन होता है इस कंपन का नाम ही भूकंप होता है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप का जो मापने का तरीका होता है कौन सा भूकंप विनाशकारी होता है कौन सा भूकंप सर्वनाशी होता है। 4 रिएक्टर का जो भूकंप होता है 4 रिएक्टर का जो भूकंप होता है उस भूकंप का पता नहीं चलता है। यानी हलचल अगर कम होती है उसका पता नहीं चलता है। तो 4 रिएक्टर का जो भूकंप होता है उस भूकंप का अपन को पता नहीं चलता है कि जमीन किस स्तर में कंपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका अपन को पता नहीं चलता। भूकंप हर बार आते रहते हैं लेकिन इतना जो होता है इसकी तीव्रता इतनी होती है इसका अपन को पता नहीं चल पाता है। वो हल्के भूकंप होते हैं। 5.5 वाला जो भूकंप होता है रिक्टर पैमाने पर जिसकी तीव्रता 5.5 होती है वो क्या होते हैं वो प्रबल होते हैं और इनका अपन को थोड़ा सा पता चल जाता है कि जमीन में कंपन हो रहा है। 6 रिएक्टर 6 तीव्रता का जो भूकंप होता है वो विनाशकारी होता है। जहां भी 6 तीव्रता का भूकंप होता है रिक्टर पैमाने पर वो विनाशकारी होता है। वो कुछ न कुछ विनाश करके जाता है। और 7 रिएक्टर के ऊपर का जो भूकंप होता है वो होता है आपका क्या सर्वनाशी। वो सब कुछ विनाश करके चला जाता है सारी तबाही मचा के चला जाता है। तो 7 रिएक्टर का ऊपर का जो भूकंप होता है वो विनाशकारी सर्वनाशी होता है। वो सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। जहां पर जो भी सभ्यता होती है वो पूरी सभ्यता नष्ट करके चला जाता है। वहां पर फिर से नया जल जीवन शुरू करना पड़ता है। तो इस तरह से भूकंप का माप होता है। इसका पता नहीं चलता है। ये थोड़े से प्रबल होते हैं ये विनाशकारी होते हैं और ये सर्वनाशी होते। जहां पर 7 रिएक्टर से ऊपर का भूकंप आता है वहां पर कुछ भी नहीं बचता। सारा का सारा जो मानव सभ्यता होती है वो तहस नहस हो जाते हैं। जन जीवन पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है और फिर नई शुरुआत करनी पड़ती है। कहां पर आते हैं भूकंप? लगभग हर जगह भूकंप आते हैं लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं। हिमालय के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर भूकंप काफी ज्यादा आते हैं और प्रबल तीव्रता के भूकंप आते हैं। भूकंपों से हानियां ज्यादा होती हैं और लाभ कम होते हैं। जहां भी आते हैं सारी ज्वालामुखी से तो कुछ लाभ भी होते हैं हानियां भी होती है लेकिन भूकंप से सारी हानियां होती हैं। पूरा का पूरा जनजीवन है वो क्या हो जाता है तहस नहस हो जाता है। और जहां भी भूकंप आते हैं वहां पर पूरी तरह से तबाही मच जाती है। तो भूकंप शब्द का अर्थ भूस्तर के कंपन से होता है। भूस्तर में जो कंपन होता है उसको भूकंप बोला जाता है। कंपन होने का कारण भूगर्भ में होने वाली कोई न कोई हलचल होती है। भूमि के निचले हिस्से में कोई हलचल होती है तो कंपन होता है। उस कंपन को जो भूमि की ऊपरी सतह होती है वहां पर महसूस किया जाता है। जहां की हलचल से कंपन प्रारंभ होते हैं उसे कंप केंद्र बोले जाते हैं। यानी भूमि के जिस सतह पर
ये कंपन होता है उसको कंप केंद्र बोला जाता है। यानी कि सारी भूमि की निचली सतह भूगर्भ होता है एक साथ कंपन होगा। जहां जहां भी कंपन होता है उसको कंप केंद्र के नाम से जाना जाता है। कंप केंद्र से प्रारंभ होकर ये चारों फैल जाती है। तो कंप केंद्र से शुरू होता है, इसके बाद में वो कंपन है उस कंप केंद्र के चारों तरफ भी फैल जाता है। गहराई से चलित तरंगी जब भूमि की सतह तक पहुंचती है तो सतह है कभी आगे खिसकती है कभी पीछे खिसकती है। यानी जहां भी ये कंपन होता है कंप केंद्र के आसपास का क्षेत्र है जो भूगर्भ है, वहां पर जो प्लेटी होती है वो प्लेटी कभी आगे खिसकती है कभी पीछे खिसकती है कभी दाएं खिसकती है कभी बाएं खिसकती है। जहां जहां पर भी प्लेटी खिसकती है वहां की भूमि के निचले भाग में वो कंपन महसूस किया जाता है। भूकंप का महत्व उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। कितनी तीव्रता का भूकंप होता है उसका महत्व है। जमीन में हलचल होना ही भूकंप नहीं बल्कि उसकी तीव्रता कितनी है उस तीव्रता पर वो निर्भर करता है। भूकंप की तीव्रता कभी कभी इतनी कम होती है कि भूकंप आने का पता ही नहीं चलता है, अपन महसूस ही नहीं कर पाते कि भूकंप आ गया। ऐसा बहुत बार होता है, लगभग होता रहता है लेकिन अपन को महसूस ही नहीं होता कि जमीन में हलचल होगी। इतनी कम तीव्रता का भूकंप होता है कि अपन महसूस ही नहीं कर पाते कि भूमि में कंपन हो गया, भूमि हिलने लग गई या भूमि के किसी भाग में भूकंप आ गया है। भूकंप की तीव्रता भूगर्भ में होने वाली हलचल तक कंप केंद्र की दूरी पर निर्भर करती है। जिस क्षेत्र में भूकंप आता है उस केंद्र के आसपास जो कंप केंद्र होता है उस कंप केंद्र के आसपास उस हलचल को महसूस किया जाता है। लेकिन कंप केंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वो हलचल कम होती जाती है और अपन उसको महसूस नहीं कर पाते। समुद्र के पानी के नीचे होने वाले भूकंप को सागरीय कंप कहते हैं। ये नहीं कि धरातल में ही कंपन होता है, समुद्र में भी भूकंप आते हैं और समुद्री भूकंप आने के कारण ही समुद्र में जलीय लहरें उठती हैं। जब समुद्र हिलता है तो समुद्र का पानी और तट के दूर दूर चला जाता है और वो भी तबाही मचा देता है। तो धरातल में भी समुद्र भूकंप आते हैं और समुद्र में भी भूकंप आते हैं। भूकंप को भूकंप माप के द्वारा मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। भूकंप की तीव्रता माप की इकाई भूकंप माप की बोलते हैं इसको, या फिर इसको रिएक्टर पैमाना बोलते हैं। तो रिएक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता कितनी होती है वो विनाश उसी पर निर्भर करता है। 4 इकाई तक भूकंप हल्के होते हैं जिनको महसूस नहीं किया जा सकता, न वो तबाही मचाते हैं न कोई विनाश करते हैं। 5.5 तक प्रबल होते हैं और जैसे इसकी तीव्रता 5.5 हो जाती है तो थोड़े से प्रबल होते हैं जिसको अपन महसूस कर सकते हैं। 6 से ऊपर के भूकंप विनाशकारी माने जाते हैं और जैसे रिएक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता 6 हो जाती है तो वो विनाशकारी होते हैं, वो कुछ न कुछ विनाश करके ही जाते हैं। और 7 से ऊपर वाले भूकंप वो सर्वनाशी होते हैं। इससे क्षेत्र पूरी तरह क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है। वर्तमान में प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर व्यक्त की जाती है कि आज वैज्ञानिकों ने जो शोध किए हैं, जो रिसर्च किए हैं, अनुसंधान किए, उन अनुसंधान के आधार पर एक बात सामने आई है कि जो प्लेटिंग है पृथ्वी के नीचे जो विवर्तनिक प्लेटिंग है उन विवर्तनिक प्लेटों में हलचल होने के कारण ही भूगर्भ में कंपन पैदा होता है। बाकी कोई कारण नहीं, सिर्फ एक ही सिद्धांत माना गया कि भूगर्भ के नीचे जो विवर्तनिक प्लेटिंग है उन विवर्तनिक प्लेटों में आकर्षण बल के कारण या किसी भी वजह से अगर इन प्लेटों में हलचल होती है तो उस हलचल के कारण भूगर्भ में कंपन होता है और उस कंपन का नाम ही भूकंप है। तो भूकंप आने का जो मेन कारण है, मुख्य जो कारण है वो है भूगर्भ में पाई जाने वाली विवर्तनिक प्लेटों में होने वाली हलचल। ये एक ही लाइन सिर्फ भूकंप का कारण बनती है। पृथ्वी की सतह पर 29
प्लेटों में बटी हुई है। पृथ्वी जो सतह है वो 29 प्लेटों में बटी है, 29 वितरित प्लेटों में बटी हुई है, जिनमें 6 प्रमुख हैं। ये प्लेटें धीरे धीरे गति करती रहती है, गति करती है। जहां पर उसमें गति होती है उसी भूगर्भ में या पृथ्वी के उसी भूगर्भ के भाग में कंपन पैदा होता है। समस्त विवर्तनिक घटनाएं प्लेटों के किनारों पर होती हैं, और जो विवर्तनिक घटनाएं होती हैं वो कहां पर होती हैं? जो विवर्तनिक प्लेटें उन विवर्तनिक प्लेटों के बीच में नहीं बल्कि उनके किनारों पर ये सारी सारी घटनाएं घटित होती हैं। प्लेटों के किनारे रचनात्मक, विनाशी व सर्वसिद्ध 3 प्रकार के होते हैं। विनाश किनारों पर अधिक विनाशकारी भूकंप आते हैं। जो प्लेटें होती हैं प्लेटों के अगर मध्य भाग में थोड़ी सी गति होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लेटों के किनारों पर अगर हलचल ज्यादा होती है तो भूगर्भ में कंपन ज्यादा होगा और वो भूकंप सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं। तो जो विवर्तनिक प्लेटों के किनारों पर जो हलचल होती है और उस हलचल के कारण जो भूकंप आते हैं वो सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप माने जाते हैं। विनाश किनारों पर अधिक विनाशकारी भूकंप आते हैं। उत्तरी भारत, तिब्बत और नेपाल में भूकंप का कारण प्लेटों के टकराव को माना जाता है। तो उत्तरी भारत में, एक तिब्बत में और नेपाल में जो भूकंप आते हैं, इन भूकंपों का जो मुख्य कारण माना गया है वो माना गया है प्लेटें वो एक स्थान से घिसकर दूसरे स्थान पर जाती हैं। तो दो प्लेटों के बीच में जो टकराव होता है, एक तरफ से एक प्लेट आएगी, दूसरी तरफ से दूसरी प्रकार की प्लेट आएगी, दोनों प्लेटों में जो टकराव होता है और उस टकराव के कारण जो भूकंप आते हैं वो उत्तरी भारत में, नेपाल में और तिब्बत में इसी प्रकार के भूकंप आते हैं। भारत को भूकंप जोखिम के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। भारत में किस प्रकार के भूकंप आते हैं, कहां पर भूकंप आते हैं, इसके आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भाग सर्वाधिक जोखिम वाले माने जाते हैं। एक जम्मू कश्मीर में, एक हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। सबसे ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र ये माने गए हैं। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को सबसे कम जोखिम वाला माना या पंजाबी, हरियाणवी और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर कभी भी भूकंप नहीं आते। भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं। भूकंप के कारण क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं और इससे जान माल की क्या होती है, हानि होती है। ये तो आपका भूकंप। इसके बाद में अगली जो आंतरिक शक्ति है, अगली जो आंतरिक शक्ति है वो होती है सुनामी। क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है? आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों के कारण, जो आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां होती हैं उन शक्तियों के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं और इन उच्च ऊर्जा वाली लहरों का नाम ही क्या होता है, सुनामी होता है। जब आंतरिक विवर्तनिक शक्ति में कुछ गड़बड़ होती है तो उस गड़बड़ के कारण या असंतुलन के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उड़ती हैं। इन लहरों का नाम ही क्या होता है, सुनामी। एक तरह की समुद्री ऊर्जा में लहर होती है और जब वो लहर उच्च ऊर्जा की होती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, सुनामी पड़ जाता है। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में काफी नुकसान पहुंचाती हैं और जब लहर उड़ती है तो तटीय क्षेत्र में काफी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि समुद्र का पानी है जो ऊपर उड़ता है लहर के रूप में तो तट को पार करके दूर दूर चला जाता है और जहां तक वो जाता है उस क्षेत्र में आने वाली पूरी सभ्यता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ज्यादा नुकसान जो तटीय इलाके होते हैं वहां पर पहुंचाती है। ये सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द सुनामी, जिसका अर्थ क्या होता है, भूकंपीय सागरीय लहरों से है। यानी सागर में जब भूकंप आता है उस भूकंप के कारण पानी है वो काफी ऊपर तक लहरों के रूप में चला जाता है और इसका नाम ही सुनामी होता है। जापानी भाषा में इसका अर्थ ये निकाला गया है कि समुद्र में जब भूकंप आता है
उस भूकंप के कारण सागर की जो लहरें होती हैं वो काफी ऊंचाई तक चली जाती हैं, और जब सागर की लहरें ऊंचाई तक जाती हैं, काफी शक्तिशाली बन जाती हैं, तो इसका नाम सुनामी होता है। ये जापानी भाषा में इसका अर्थ निकाला गया है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? इसका प्रमुख कारण होता है सागर तल में आया 7 तीव्रता से अधिक का भूकंप। जब समुद्र के तल में 7 तीव्रता से अधिक का भूकंप आता है तो जो लहरें उड़ती हैं उनको सुनामी कहा जाता है। तो मुख्य जो कारण है वह समुद्र तल में जब 7 तीव्रता से अधिक का भूकंप आता है तो सुनामी का जन्म होता है। उत्पत्ति केंद्र से सुनामी 2 दिशाओं में, जहां से सुनामी उत्पन्न होती है वहां से वो 2 दिशाओं में जाती है, एक तो गहरे समुद्र की ओर तथा एक किनारे की ओर चलती है। कभी कभी तो क्या होती है, जब भूकंप आता है तो धाराएं हैं वो नीचे तल की तरफ चली जाती है, वो ऊपर जब बन जाता है जो लहरें उत्पन्न होती है समुद्र में, वो लहरें किनारों की तरफ न जाकर के समुद्र के तल की तरफ ही चली जाती हैं, तो उससे तो कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन दूसरी प्रकार की जो सुनामी होती है जो समुद्र से किनारों की ओर चलती है वहां पर काफी नुकसान होता है, क्योंकि किनारों की ओर चलने वाली सुनामी विनाश लाती है। समुद्र का पानी है वो अपनी जगह को छोड़ करके दूर दूर तक बाहर चला जाता है, और जितनी दूर वो जाता है, जितनी उच्च ऊर्जा की वो लहरें होगी उतने वो तट से काफी दूर तक जाएंगी, और वो ही सुनामी है वो काफी विनाशकारी होती हैं। इसके साथ साथ सुनामी के साथ बहकर आने वाला जो मलबा होता है, समुद्र में से जो मलबा सुनामी के साथ होता है, लहरों के साथ होता है, वो तट के बहुत अंदर तक मार कर देता है। एक तो पानी होता है वो जहां पर बहता है वो रहता है, इसके बाद भी पानी तो वापस समुद्र की तरफ जाता है, लेकिन जो मलबा होता है वो तट के काफी दूर तक, जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा तट के काफी दूर तक वो मलबा पड़ा रहता है, जिनके कारण कई प्रकार की महामारियां फैलने का, संक्रामक रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। भवनों को काफी नुकसान होता है, इसके कारण मानव को भी नुकसान होता है और जानवरों को भी नुकसान होता है। तो सुनामी है वो काफी विनाशकारी होती है। यह भी एक तरह का भूकंप ही होता है, लेकिन ये समुद्र में पैदा होता है। ये सीधा नुकसान नहीं पहुंचा करके समुद्र में पैदा होता है, समुद्र का पानी फिर मानव सभ्यता को नुकसान पहुंचाता है। अपरदन का क्या अर्थ है? अपरदन से क्या तात्पर्य है? अपरदन किसे कहते हैं? 2 प्रकार की अपरदन शक्तियों का मानव जीवन में महत्व समझाइए। अपरदन की परिभाषा होती है किसी पदार्थ को एक स्थान से बहाकर या उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाना या हटाने को अपरदन कहते हैं। सीधा सा मतलब होता है कि किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना का मतलब होता है अपरदन। मिट्टी का अपरदन बोलते हैं कि मृदा के स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना अपरदन कहलाता है। तो यही परिभाषा यहाँ पर हो जाएगी कि किसी पदार्थ के स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने को क्या बोलते हैं? अपरदन बोलते हैं। अपरदन की शक्तियां होती हैं वो बहते पानी की शक्ति, असमान वेग की हवाएं, बहते वायु की शक्ति और हिमनद, ये 4 हैं। 2 का अपन को वर्णन करना पड़ेगा। तो पहले अपन बात करेंगे किसका? बहते वायु की शक्ति का, कि बहते वायु की शक्ति का मानव जीवन में क्या महत्व है। वायु गर्मी पाकर फैलती है और हल्की हो जाने के कारण ऊपर उड़ती है। बहुत समय पहले जाता है कि वायु जब गर्म होती है तो गर्मी पाकर ऊपर हल्की हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उड़ती है। ऐसे में अधिक दाब वाले स्थान से वायु कम दाब वाले स्थान की ओर बहनी लगती है। हवा की बहने की दिशा भी होती है, जहां का दाब ज्यादा होता है वहां से लेकर कम दाब वाले की ओर बहता है, जिसके कारण जो कभी जो अचानक दाब कम हो जाता है तो हवाई तीव्र गति से बहने लगती है, जिसका नाम चक्रवात बोलते हैं अपन को। तो वायु हमेशा उच्च दाब वाले स्थान से कम दाब वाले स्थान की ओर बहती है। ये वायु के बहने की दिशा होती है। वो ऊर्जा की बहने की दिशा होती है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा होता है, वो होता है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। तो हवा वो भी हमेशा उच्च वायु दाब वाले स्थान से कम वायु दाब वाले स्थान की ओर बहती है। बहती हवा को ही पवन कहा जाता है।
तो पवन की परिभाषा क्या होती है? पवन से क्या अभिप्राय है? बहती वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन की गति स्थान के वायुदाब पर निर्भर करती है और पवन की जो गति होती है वो वायु जिस स्थान पर बहती है उस स्थान का वायु दाब कितना है, उस वायु दाब पर पवन के बहने की दिशा है वो निकलती है, वो निर्भर करती है। अंतर जितना अधिक होगा पवन वेग उतना अधिक होगा। तो वायु दाब में जितना ज्यादा अंतर होगा, वायु दाब में जितना ज्यादा अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। और कभी कभी क्या होता है, जब किसी स्थान का वायु दाब अचानक कम हो जाता है, एकदम से गिर जाता है, तो वायु है वो अधिक दाब वाले स्थान से कम दाब वाले स्थान की ओर बहने लग जाती है, जिसके कारण चक्रवात और तूफान आते हैं। अचानक से जो तेज हवाएं आती है, तूफान आते हैं, इसका मुख्य कारण वही होता है कि किसी स्थान का वायु दाब एकदम से अचानक गिर गया तो वहां का वायु दाब तो कम हो जाएगा और जिधर से वो आंधियां आती है, तूफान आते हैं, वहां का वायु दाब अधिक होता है। तो हवा अचानक से उसका वेग बढ़ जाता है, उच्च दाब से वो कम दाब की ओर बहने लग जाती है। भूमि पर दिशा में एक समान गति से हवाएं बहती हैं। गर्मी में 6 महीने समुद्र से धरती की ओर चलती हैं। क्या होता है नियम क्या हवा में चलने का? तो पृथ्वी है, धरातल है, वहां पर हवाएं समान वेग से बहती हैं और गर्मियों के जो 6 महीने होते हैं उन 6 महीनों में समुद्र से धरती की ओर चलती है, समुद्र से पृथ्वी की धरातल की ओर हवाएं चलती हैं और ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनती है। सर्दियों में 6 महीने धरती से समुद्र की ओर चलती हैं और जो सर्दियां आती हैं तो धरती से भूतल से हवाएं वो समुद्र की ओर बहने लग जाती हैं और ग्रीष्म शीतकालीन मानसून का कारण बनती हैं। मानसून की वर्षा से ही वर्ष भर उपयोग हेतु पानी मिलता है और तेजी से बहता पानी मार्ग में आने वाले रचनाओं को नष्ट करता हुआ अपने साथ भागकर ले जाता। जब पानी बहता है तो रास्ते में जो भी कीमती वस्तुएं होती हैं, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, उन सबको भागकर अपने साथ ले जाता है। तो जहां पर वो पानी रुकता है वहां का जो धरातल उपजाऊ बन जाता है और जो भी पदार्थ बह करके आते हैं उन पदार्थों को एकत्रित कर लिया जाता है, जिसका उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में करता है। ये तो इसका महत्व होता है। दूसरा जो महत्व आपका है असमान वेग की हवाएं, असमान वेग की हवाएं, इनका दैनिक जीवन में क्या महत्व है? असमान वेग की हवाओं के कारण चक्रवात हवाएं पैदा होती हैं। तो जब हवा का वेग है वो असमान हो जाता है, हवा के वेग का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो जो हवाएं चलती हैं इनका नाम चक्रवात होता है। चक्रवात के कारण क्षेत्र के मौसम में परिवर्तन आ जाता है और जैसे चक्रवात होता है तो उस क्षेत्र विशेष का मौसम और अचानक से बदल जाता है। मई के महीने में सावन के महीने का एहसास होने लगता है। जब गर्मी के मौसम में अचानक से हवाएं आती हैं तो थोड़ी सी ठंड महसूस होती है। जब तेज हवाएं चलती है तो तेज हवाओं के साथ थोड़ी सी ठंड महसूस होती है और जो मई का महीना होता है उस मई के महीने में भी ठंड पैदा या ठंड महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है कि सावन का महीना आ गया है। तेज हवा के साथ घनघोर वर्षा होती है, बादलों की तेज गरज और बिजली भय का निर्माण करती है, पेड़ टूटते हैं और छप्पर उड़ जाते हैं। तो एक तरफ तो ठंड महसूस होती है लेकिन इसके साथ साथ असमान वेग की हवाओं के कारण पेड़ पौधे उड़ जाते हैं, छप्पर उड़ जाते हैं, बरसात होती है और बिजली की गिड़गिड़ाहट होती है। यानी कुल मिलाकर के जो असमान वेग की हवाएं होती हैं वो कुछ लाभ भी पहुंचाती हैं लेकिन इसके साथ साथ विनाश भी करती हैं। कुछ ही दिनों में स्थिति एकदम से समझ हो जाती है। स्थानीय स्तर उत्पन्न दाब में अंतर के कारण भी बहुत शक्तिशाली तूफान आते हैं और ये तूफान क्षेत्र में भारी तबाही का कारण बनता है। और जब अचानक से हवा के वेग में ज्यादा अंतर आ जाता है, वायु दाब में अंतर आ जाता है, तो फिर उस क्षेत्र में तेज हवाएं चलती हैं और उन तेज हवाओं या तूफान के कारण उस क्षेत्र में काफी तबाही मच जाती है। जब तूफान आते हैं, असमान तूफान आता है, तूफान अपनी वेग से ज्यादा का वेग हो जाता है तूफान का, तो फिर उस क्षेत्र में काफी तबाही पैदा होती है।
अगला जो प्रश्न आपका वह बहते पानी की शक्ति। पानी जो बहता है तो इससे क्या क्या लाभ होता है? बहते पानी की शक्तियों को आपने नदी के रूप में देखा होगा। जब पानी बहता है, नदियों में पानी बहता है, तो बहते पानी की जो शक्ति होती है पहाड़ों से निकलकर झील या समुद्र में समाप्त होने तक नदी घाटी से डेल्टा तक कई संस्थाओं का निर्माण करता है। तो पानी जो बहता है तो अपने साथ कई कंकड़ पत्थरों को ले आता है और कहीं पर जब उनको छोड़ता है तो वहां पर पहाड़ों का निर्माण हो जाता है। ऊपर पहाड़ों से आता है तो अपने साथ चट्टानों को तोड़ करके नीचे, क्योंकि पानी भी बहते पानी में काफी शक्ति होती है। तो ऊपर से जब पानी बहता है चट्टानों से तो अपने साथ वो चट्टानों को या पहाड़ों के पत्थरों को तोड़ कर अपने साथ ले आता है। नदी का महत्व है उसमें बहने वाली पानी पर निर्भर करता है। और नदियों का क्या महत्व है? जब पानी बहता है या नदियों में पानी भरा हुआ रहता है, पानी बहता रहता है, तब तो उस नदी का महत्व रहता है। और जब उस नदी में पानी नहीं बहता है, पानी रहता नहीं, तो उस नदी का महत्व वो एकदम से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और वहां पर जो नदी के आसपास जो मनुष्य सभ्यताएं रहती हैं उसका महत्व भी, जब तक उस नदी में पानी है तब तक उसका महत्व है। और जैसे नदी में पानी खत्म हो जाता है वहां की सभ्यता भी एकदम से नष्ट हो जाती है। क्योंकि शुरुआत से ही जहां पर पानी है वहां पे मानव जीवन शुरू होता है। ये पानी के आसपास प्राचीन काल से जो भी सभ्यताएं पैदा हुई वो पानी के आसपास से पैदा हुई। जहां जहां पर भी पानी था वहां पर सभ्यताएं पैदा हो गई। और जहां पर पानी नहीं था वहां पर पहाड़ जंगल वो बन गए और सभ्यता कहां पर विकसित हुई? नदियों के आसपास या पानी के आसपास सभ्यताएं विकसित हुई। कुछ नदियां बरसात में बहती हैं तो कुछ नदियां 12 महीनों में बहती हैं। कुछ इस प्रकार की नदियां होती हैं जो सिर्फ मौसमी नदियां होती हैं। जब बरसात होती है, बरसात का मौसम होता है, पानी आता है तो नदी में पानी आ जाता है। और जैसे बरसात बंद हो जाती है नदियों का पानी ठीक से सूख जाता है। लेकिन कुछ इस प्रकार की नदियां होती हैं जो साल भर बहती रहती हैं। मानव सभ्यता के विकास में नदियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और मनुष्य की जो सभ्यता है उस सभ्यता में नदियों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ऐसी एक नदी सरस्वती है जिसके किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ था जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, तो सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। जब तक सरस्वती नदी में पानी रहा वैदिक सभ्यता भी जिंदा रही। और जैसे ही सरस्वती नदी का पानी सूख गया वो नदी लुप्त हो गई, इसके साथ में ही वैदिक सभ्यता भी नष्ट हो गई। तो इसे अनुमान यह लगाया जाता है कि जहां पर भी जिन जिन नदियों में पानी था उन नदियों के आसपास सभ्यता का विकास हुआ। और जब तक वो नदी जिंदा रही, नदी में पानी बहता रहा, तब तक वो सभ्यता जिंदी रही। और जैसे ही उस नदी का पानी या वो नदी समाप्त हो गई उसके आसपास रहने वाली सभ्यताएं भी नष्ट हो गई। और आज वैदिक सभ्यता के अवशेष ही बाकी वैदिक सभ्यता जिंदा नहीं है। क्योंकि सरस्वती नदी लुप्त हो गई, तो जैसे सरस्वती नदी लुप्त हो गई उसके लुप्त होने के साथ ही ये सभ्यता भी लुप्त हो गई। जब तक सरस्वती नदी जिंदी थी तब तक ये जिंदा था। और जैसे सरस्वती नदी लुप्त हो गई ये सभ्यता भी क्या हो गई? लुप्त हो गई। बाद में सरस्वती नदी के बहाव में बदलाव आने के कारण वहां के लोगों को अन्य क्षेत्र में जाकर बसना पड़ा। और जैसे सरस्वती नदी में पानी आना बंद हो गया वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो भी अपना स्थान छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। सरस्वती नदी को पुनः खोजने के प्रयास चल रहे हैं। अब क्या है कि वैदिक सभ्यता के अवशेषों को जोड़ करके सरस्वती नदी को पुनः खोजने का प्रयास किया जा रहा है कि वो नदी कब बनी थी और कैसे वो लुप्त हो गई। गंगा, यमुना तथा चंबल जैसी सदा बहने वाली नदियों का महत्व है सभी जानते हैं। इनसे प्राप्त जल व मिट्टी से करोड़ों लोगों का जीवनयापन होता है। नदी को महत्व देने के लिए मां कहा जाता है। और नदी में अधिक जल आने पर इनका विनाशक शक्ति का सामना करना पड़ता है। तो नदी में जब तक पानी बहता है एक निश्चित सीमा तक पानी बहता है, उसके आसपास रहने वाली सभ्यता को फायदा होता है। और जैसे ही नदियों में पानी का बहाव तेज हो जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और जैसे ही पानी बहाव तेज हो जाएगा तो उसके आसपास रहने वाली सभ्यता को नुकसान भी उठाना पड़ता है। कभी कभी जो नदियों में पानी का बहाव ज्यादा आ जाता है तो आसपास रहने वाली सभ्यता को काफी
नुकसान होता है, पूरी पूरी सभ्यता वहां पर नष्ट हो जाती है। तो फायदा भी है और नुकसान भी होता है। अगली जो शक्ति है आपकी वह हिमनद। वो क्या है? हिमनद। ठंडे क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, तो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पर बरसात नहीं होती, क्योंकि ताप जब मिलता है, गर्मी होती है, तभी समुद्र का पानी भाप के ऊपर जाता है और फिर ठंड पाकर बरसात होती है। लेकिन जो ठंडे देश होते हैं वहां का तापमान कम होता है, तो समुद्र का पानी भाप के ऊपर नहीं जाएगा। हिमकणों के रूप, पानी जमकर हिमकणों के रूप में बसता है। वहां पर क्या होता है? सिर्फ बर्फ की बरसात होती है, बर्फ है वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बरसती रहती है। इस घटना को हिमपात कहते हैं। बर्फ का कणों के रूप में नीचे आना क्या कहलाता है? हिमपात कहलाता है। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों पर ध्रुवीय क्षेत्र में हिमपात की स्थितियां रहती हैं। हिमालय के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर बर्फ की बरसात ज्यादा होती है। इस कारण क्षेत्र में हिम या बर्फ की मोटी मोटी परतें जमा हो जाती हैं। बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बर्फ की पूरी पूरी परत नीचे खिसकने लगती है। तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बरसात होती है, फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि ध्रुव पर पर्वत जमी रहते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर पर्वत जमी रहते हैं, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। इसके बाद में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बर्फ के पहाड़ों को नीचे खींचने लग जाता है और फिर बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ धरती पर आ जाते हैं। वो ताप पा करके, जैसे पृथ्वी की गर्मी मिलती है तो गर्मी को पा करके वो पिघल जाते हैं और पिघल करके क्या हो जाते हैं? पानी के रूप में बहने लग जाते हैं। इसका नाम हिमनद, हिम बर्फ की नदियां, क्योंकि बर्फ से पानी बना है, तो बर्फ है वो गर्मी पानी पिघलेगी, पिघल करके वो नदी का रूप ले लेगी। इसका नाम हिमनद इसलिए पड़ा है, बर्फ की नदियां कहा जाता है इनको। हिमनदियां ग्लेशियर कहते हैं। और जैसे ही बर्फ के पहाड़ टूटकर नीचे आ जाते हैं, पानी में बदल जाते हैं और वो पानी बहने लग जाता है, उसको हिमनद या ग्लेशियर बोलते हैं। और हिमनद और ग्लेशियर के कारण काफी तबाही होती है। हिमनद के विशाल आकार की गति बहुत अधिक होती है। मार्ग में रुकावट बनने वाली चट्टानों को पीस कर मैदा जैसा बारीक कर देते हैं। इसकी शक्ति इतनी होती है क्योंकि पहाड़ के पहाड़ टूट जाते हैं तो बहुत काफी मात्रा में पानी हो जाता है। तो वो पानी जब बहता है तो रास्ते में जो भी सभ्यता आती है, चाहे पहाड़ है कुछ पे, उन सबको तोड़ करके अपने साथ ले लेती है। गंगा यमुना हिमनद से निकलने वाली नदियां हैं। आज तक विश्व के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जैसे दिन का तापमान बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% से ज्यादा हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग मतलब धरती के तापमान में वृद्धि होना, और तापमान में वृद्धि हो जाएगी तो इसका सीधा असर पड़ेगा ध्रुव पर जो बर्फ जमी हुई है वहां पड़ेगा। तापमान पर पिघलेगी, पर पिघल करके नीचे आ जाएगी और नदी का रूप ले लेगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमकण बन रहा है, वह पिघल दिख रहा है। हिमनदियों का पानी बहकर समुद्र में आ जाने से समुद्र की सतह उठती रहती है। और जैसे ही वो हिम के कण है या बर्फ के जो पहाड़ वो पिघल करके नीचे आ जाएंगे, नदी का रूप ले लेंगे। बीच में जो भी आएगा वो नष्ट करता हुआ समुद्र में जाएगा, तो समुद्र के पानी का तल बढ़ जाएगा, सतह बढ़ जाएगी। सतह बढ़ जाएगी तो समुद्र का पानी तट की ओर बहने लग जाएगा। तो एक तो रास्ते में जो आता है उसको नुकसान होता है, इसके बाद में समुद्र के तट के आसपास जो भी सभ्यताएं होती हैं उन सभ्यताओं पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसे समुद्र में किनारे बसी कई शहरों को धीरे धीरे जल में समा जाने का खतरा बना रहता है। भारत का द्वारिका शहर कई बार प्राचीन काल में जल में डूब चुका है और हर बार नया बसता जाता है। पुरानी दरगाहों को जल के अंदर पहुंच लिया जाता है। तो तट के आसपास जो भी शहर बसे रहते हैं वो बार बार जैसे तापमान वृद्धि होती है उसमें बहते रहते हैं, उनको पुनः बसाया जाता है। और फिर कभी जब बर्फ की नदी आती है फिर वो शहर नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो समुद्र के आसपास के तट के इलाकों में जो लोग होते हैं, जो शहर बसे रहते हैं, वो कई बार उजड़ते हैं और कई बार वो नए बसते जाते हैं।
विश्व के जल का अधिकांश भाग समुद्र में नहीं था, ये बात पहले पढ़ चुके हैं अपन कि 97% भाग है जल का वो समुद्र में लवणीय है, कोई किसी काम का नहीं है। अपने विशाल आकार के समुद्र सदैव एक ही तरह के दिखाई देते हैं और समुद्र का पानी न कभी कम होता है, जिस तरह बने होते उसी आकार के वो उनको दिखाई देते हैं, क्योंकि कोई इसका उपयोग नहीं कर पाता, वो खारा है, लवणीय है, इसका मतलब उसमें कोई छिद्र नहीं होती, जितना पानी है वो उतना ही रहता है। नदी की तरह बाढ़ या सूखे जैसी स्थिति समुद्र में देखने को मिलती है, इस कारण समुद्र को शांत कहा जाता है। तो नदियां तो बह करके स्थान दूसरी तरफ चली जाती, लेकिन समुद्र न बहते हैं और न उसके पानी में शिद्दत होती है, इसलिए समुद्र को शांत क्षेत्र कहा जाता है। गहराई से देखने को समुद्र जल में शक्ति देखने को मिलती है, लेकिन अगर गहराई से शोध करके देखिए तो समुद्र के पानी में भी क्या होती है, शक्ति होती है। वायु के प्रभाव से समुद्र जल को लहरों के रूप में ऊपर नीचे आपने देखा होगा, और जैसे वायु चलती है तो समुद्र का पानी भी लहरों के रूप में उठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। भूकंप या ज्वालामुखी फटने या तूफान आने पर समुद्र की लहरें क्या हो जाती हैं, घातक हो जाती हैं। समुद्र में जो भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है या तूफान आते हैं तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और वो लहरें फिर समुद्र की सीमा को पार करके तटीय इलाकों में पानी चला जाता है। इसमें एक निश्चित दिशा में जल निरंतर बहता रहता है। कई समुद्री धाराओं में गर्म जल बहता है तो कई समुद्री धाराओं में क्या होता है, ठंडा पानी बहता है। समुद्री धाराओं के बहने का कारण ढाल न होकर तापमान में अंतर होता है, यानी ढाल के कारण समुद्री धाराएं नहीं बहती बल्कि तापमान में अंतर होने के कारण समुद्री धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन धाराओं का मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। गर्म धाराएं क्षेत्र को गर्म तथा ठंडी धाराएं समुद्र क्या कर देती हैं, ठंडी धाराएं कर देती हैं। जब समुद्र में गर्म धाराएं उत्पन्न होती हैं तो आसपास का इलाका गर्म हो जाता है, और जब समुद्र में ठंडी धाराएं पैदा होती हैं तो जो तट के इलाके होते हैं वहां पर ठंड पैदा होती है। गर्म धाराओं पर से गुजरने वाली हवाएं अपने आप बहुत नमी ले जाती हैं, जो ऊंचे स्थान पर वर्षा का कारण होता है। जिन स्थानों पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहां पर बहुत तापमान पैदा होता है, जो हरिकेन और टाइफून जैसे तूफानों को जन्म देते हैं। जो बड़े विनाशकारी तूफान होते हैं, हरिकेन और टाइफून, वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं, समुद्र में उठने वाली धाराओं के कारण। और जब समुद्र में उठने वाली धाराओं के ताप में काफी अंतर हो जाता है तो फिर बड़े बड़े तूफान उत्पन्न होते हैं जो काफी विनाशकारी होते हैं। ज्वार भाटे के रूप में समुद्री जल में बड़ी मात्रा में शक्ति का संचार होता है। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के एक सिर में होने पर उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है, समुद्र में उत्पन्न होता है, जो सूर्य और चंद्रमा दोनों एक सिर में आ जाते हैं तो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ऐसा होने पर समुद्री जल पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बढ़ जाता है, इसके खिंचाव के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो प्रश्न अंदर है ज्वार भाटा क्यों पैदा होता है, तो चंद्रमा सूर्य एक सिर में होता है तो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। समुद्र के पानी का बाहर निकलना ज्वार और अंदर आ जाना क्या होता है, भाटा कहलाता है। इसके कारण ज्वार भाटे का फायदा होता है कि समुद्र का पानी जो समुद्र की सीमा को लांघ के बाहर जाता है तो अंदर से जो कीमती धातुएं होती हैं, सीप, शंख, कोड़ी, वो किनारे पर चली जाती हैं और वहां पर रहने वाले लोग इनसे रोजगार प्राप्त करते हैं। तो ज्वार समुद्र में ज्वार भाटा उठने का कारण होता है, मनुष्य के लिए लाभदायक होता है और वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा होता है।